हेलो विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज रोही में पदस्थापित हूँ। आज अपन CRPC 1973 विषय पर जो LLB 3 ईयर के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसके अंतर्गत अपन ने पिछले वीडियोज़ में देखा कि सर्च वारंट जारी किन आधारों पर किया जाता है, सर्च वारंट कौन जारी करता है, किसको पावर्स होती है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है सर्च वारंट की, उसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की। आज अपन इस वीडियो में सर्च वारंट की निष्पादन, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट की प्रक्रिया क्या होगी निष्पादन की, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसका प्रोविज़न CRPC सेक्शन 99 में दी गई है कि सर्च वारंट का निष्पादन की जो प्रक्रिया होगी वो क्या होगी। तो इसकी जो प्रक्रिया CRPC सेक्शन 100 से 105 में दिए गए हैं। तो तलाशी वारंट को जारी करना और निष्पादन के बारे में CRPC में अलग से कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है, लेकिन सेक्शन 99 में ये लिख दिया गया है कि CRPC सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78 और 79 के संबंध में जो उपबंध गिरफ्तारी वारंट के संबंध में जो लागू होते हैं, वही उपबंध तलाशी वारंट के संबंध में भी लागू होते हैं। अब अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे कि तलाशी वारंट का क्या मीनिंग होता है, तलाशी वारंट का क्या अर्थ होता है। तो सक्षम मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया लिखित प्राधिकार है जो किसी स्थान, भवन या परिसर के बारे में होता है। तो सामान्य अर्थों में अपन इसको ये समझे कि तलाशी वारंट जो है एक प्राधिकार है, एक ऑथोरिटी है, एक लिखित मतलब प्राधिकार है जो न्यायालय द्वारा जारी किया गया होता है किसी भवन या परिसर या स्थान की तलाशी लेने के बारे में। तो तलाशी वारंट का प्रारूप ड्राफ्ट क्या होता है, वो CRPC के शेड्यूल 2 और फॉर्म नंबर 10 के अंतर्गत दिखाई देता है। जो उसके अंतर्गत जो प्रारूप दिया गया है वो ये है। इसके अलावा भी जो प्रारूप तलाशी वारंट का होता है वो CRPC सेक्शन 476 के अंतर्गत अनुच्छेद 227 की शक्ति का प्रयोग करते हुए यदि उच्च न्यायालय द्वारा तलाशी वारंट का प्रारूप जारी कर दिया गया है तो राज्य के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय है वो उसी प्रारूप का प्रयोग करेंगे। अब तलाशी वारंट के प्रारूप की क्या विशेषताएं हैं वो CRPC के सेक्शन 70 में दी गया है। तो तलाशी वारंट की जो विशेषताएं हैं उसमें तलाशी वारंट हमेशा लिखित में होता है, न्यायालय की उस भाषा में तलाशी वारंट होता है और न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर उस पर तलाशी वारंट पर होते हैं और उस पर न्यायालय की मुद्रा होती है। यदि एक बार तलाशी वारंट जारी कर दिया जाता है तो वह तब तक प्रभावशील रहता है जब तक जारी करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा उसे वापस न ले लिया गया हो या उसका निष्पादन नहीं कर दिया गया हो। दूसरा है, निष्पादन करने के लिए पुलिस अधिकारी को दिया जाता है। पुलिस अधिकारी यदि नहीं है तो और वारंट का निष्पादन यदि तत्काल किया जाना है तो अन्य व्यक्ति को भी निर्देशित किया जा सकता है। तो तलाशी वारंट पुलिस अधिकारी के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति को भी निर्देशित किया जा सकता है जो पुलिस अधिकारी नहीं हो, क्योंकि ऐसी कई परिस्थिति होती है जिसमें निष्पादन तत्काल किया जाना है तलाशी वारंट का और उसमें पुलिस ऑफिसर उपलब्ध ना हो। तो ऐसी स्थिति में किसी न्यायालय के किसी अन्य ऑफिसर को या अन्य व्यक्ति को वह तलाशी वारंट निर्देशित किया जा सकता है। दूसरा है, निष्पादन के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को भी वह निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी दशा में सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा उसका निष्पादन किया जा सकता है। अब तलाशी वारंट उच्च पुलिस अधिकारी को दिया जाता है तो वह उसके अधीनस्थ को ऐसे तलाशी वारंटों को निष्पादन करने के लिए दे दिया जाता है और वह उसको नियुक्त मतलब यदि कोई उच्च अधिकारी है पुलिस ऑफिसर, उसको यदि निर्देशित किया जाता है तो उसके अधीनस्थ कोई भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा वो उसको अपॉइंट कर सकता है जिसका उसके द्वारा निष्पादन किया जा सकता है। अब तलाशी वारंट का निष्पादन भारत
राज्य क्षेत्र के अंतर मतलब जो निष्पादन है वो दो तरीके से किया जा सकता है तलाशी वारंट का। एक तो भारत राज्य क्षेत्र के भीतर तलाशी वारंट का निष्पादन, एक भारत राज्य क्षेत्र के बाहर तलाशी वारंट का निष्पादन। तो भारत राज्य में किया जा सकता है और भारत राज्य क्षेत्र के बाहर भी किया जा सकता है। तो भारत से बाहर सामान्यतः दूतावास विदेश विभागों के माध्यम से इस संबंध में भारत सरकार के बनाए गए नियम लागू होते हैं, और विदेशी न्यायालय द्वारा जारी किए गए तलाशी वारंट का निष्पादन भारत राज्य क्षेत्र में किया जा सके, भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार दूतावासों और विदेश विभागों के माध्यम से किया जा सकता है। तलाशी वारंट का निष्पादन स्थानीय सीमाओं में हो तो सामान्यतः पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट का निष्पादन विधि के अनुसार किया जाता है, और स्थानीय सीमाओं या स्थानीय क्षेत्राधिकार के बाहर हो तो CRPC सेक्शन 71 व 78 के नियम लागू होंगे। तलाशी वारंट को वहाँ के स्थानीय अधिकारी को भेज दिया जाता है। तलाशी वारंट मतलब वहाँ का जो भी स्थानीय प्राधिकारी है या अधिकारी है उसको भेज दिया जाता है। अब जो CRPC सेक्शन 71 के अंतर्गत जो प्रोविजन दी गई है वो केवल गिरफ्तारी वारंट के संबंध में ही लागू होता है, तलाशी वारंट के संबंध में लागू नहीं होता है, क्योंकि तलाशी वारंट जो गिरफ्तारी वारंट होता है वो जमानती और अजमानती अवेलेबल नॉन अवेलेबल हो सकता है, लेकिन जो सर्च वारंट होता है वो ऐसा नहीं होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो अपन जो प्रोविजंस है वो तलाशी वारंट की क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो CRPC सेक्शन 38 में दिए गए हैं। अगर तलाशी लिए जाने के लिए तलाशी वारंट का निष्पादन करना है तो ये पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को सहायता प्राप्त कर सकता है। यदि किसी स्थान या परिसर की तलाशी लेनी होती है तो पुलिस अधिकारी उस तलाशी लेते समय किसी अन्य व्यक्ति की सहायता ले सकता है। ये प्रोविज़न सेक्शन 38 में CRPC के अंतर्गत दिए गए हैं। और यदि किसी बंद कमरे की तलाशी लेनी हो तो उसके प्रोविज़न सेक्शन CRPC के सेक्शन 100 में दिए गए हैं। अगर तलाशी वारंट के निष्पादन में ली जा रही है तो स्वामी या अधिभोगी को वारंट बताया जाएगा, और ऐसे भवन परिसर या स्थान का स्वामी या अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी स्थान की या भवन की या परिसर की तलाशी लेते समय जो सुविधा वह दे सकता है वो सुविधा मुहैया कराए। अगर तलाशी का विरोध करे तो बल प्रयोग किया जा सकता है। अगर उस स्थान में प्रवेश प्राप्त नहीं होता है तो CRPC के सेक्शन 47 के क्लॉज 2 के अंतर्गत जो प्रक्रिया दी गई है वह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उस स्थान या परिसर या भवन के दरवाजे या खिड़की को तोड़कर उसके अंतर्गत प्रवेश किया जा सकता है। व्यक्तियों की तलाशी, यदि तलाशी उस भवन या परिसर के अंतर्गत जब तलाशी ली जाती है तो उसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति वहाँ पाया जाता है तो उस व्यक्ति की भी तलाशी ली जा सकती है। लेकिन अगर यदि कोई वहाँ स्त्री की तलाशी ली जानी है तो ऐसी तलाशी स्त्री द्वारा शिष्टतापूर्वक ली जाएगी। इसके बाद में है तलाशी लेने के बाद में साक्षी बनाना, विटनेस बनाना। तलाशी लिए जाने से पूर्व ऐसा अधिकारी जो तलाशी ले रहा है उस स्थान या मोहल्ले के कम से कम 2 व्यक्तियों जो स्वतंत्र हो, जिम्मेदार हो और स्वच्छित व्यक्ति हो वो गवाह बनाया जा सकेगा। ऐसी तलाशी के दौरान पाई गई वस्तुओं पर हस्ताक्षर एवं न्यायालय में उपस्थिति, तो ऐसी तलाशी में पाई गई वस्तुओं की सूची बनाई जाएगी तथा उस पर ऐसे अधिकारी तथा साक्षियों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। सामान्यतः तलाशी के दौरान बनाए गए जो साक्षी होते हैं उनको न्यायालय में बुलाना आवश्यक नहीं है, लेकिन न्याय हित में यदि न्यायालय चाहे तो उन गवाहों को न्यायालय में विशेष समन के द्वारा बुलाया जा सकता है। स्वामी की उपस्थिति, तलाशी लिए जाते समय स्वामी व अधिभोगी वहाँ उपस्थित रहेंगे, लेकिन यदि उपस्थिति नहीं रहते हैं, भाग जाते हैं तो उसका मतलब यह नहीं कि तलाशी का प्राधिकार नहीं है। तो इस धारा के तहत बनाई गई सूची की एक प्रति स्वामी व अधिभोगी को दे दी जाएगी। तो जब तलाशी ली जाती है उसकी जो लिस्ट है उसमें क्या अधिग्रहण की गई वस्तु है वो सब उसको एक अधिभोगी को दे दी जाती है। अब उपधारा 3 के अनुसार किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, उसके कब्जे में ली गई वस्तुओं की सूची
बनाई जाएगी तथा एक प्रति उस व्यक्ति को दे दी जाएगी। आदेश की अवहेलना यदि कोई करता है, अगर किसी व्यक्ति की तलाशी वारंट के निष्पादन में सहायता करने का आदेश दिया है और बिना किसी कारण के वह सहायता करने में मना करे तो वह आईपीसी की धारा 187 के तहत अपराध का दोषी होगा। इसके बाद में सीआरपीसी सेक्शन 102 पुलिस अधिकारी की कुछ संपत्तियों को अभिगृहित करने की शक्ति। तो कोई पुलिस अधिकारी ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण कर सकता है जो चुराई हुई संपत्ति है या ऐसे व्यक्ति पर पाई जाती है जिसमें किसी अपराध किए जाने का संदेह हो। ऐसी वस्तु के अभिग्रहण की सूचना तो अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा थाने के भारसाध अधिकारी को तथा अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तुरंत दी जाएगी। वस्तु को किसी भी अन्य व्यक्ति के कब्जे में देना, अगर वस्तु ऐसी है जो जिसे सरलता से न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया जा सकता है तो तलाशी लेने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में दे देगा जो यह प्रतिज्ञा देता है कि वह न्यायालय द्वारा लाने का आदेश देने पर उसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। वस्तु का मूल्य 500 रुपये तक है तो परंतु वस्तु शीघ्र क्षयशील प्रकृति की है, मतलब नष्ट होने वाली है शीघ्र, तो ऐसी पुलिस अधीक्षक एसपी के आदेश के अधीन शीघ्र बेच दिया जाता है। इसके बाद में सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 103 मजिस्ट्रेट की उपस्थिति या मजिस्ट्रेट के द्वारा अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का आदेश दे सकता है। तो मजिस्ट्रेट चाहे तो अपनी उपस्थिति में किसी परिसर या गृह या किसी भी स्थान की तलाशी लेने के लिए अपनी उपस्थिति में तलाशी लेने का आदेश दे सकता है। इसके बाद में सेक्शन सीआरपीसी के 104 में पेश की गई दस्तावेज आदि को परिवर्तित करने की शक्ति कोर्ट को होती है। यदि न्यायालय ठीक समझे तो वह किसी भी दस्तावेज या चीज़ को जो उसके समक्ष पेश की गई है परिबद्ध कर सकता है।